अगर आपको ये लग रहा है ना यार कि 7-8 महीने गुजर गए, अब एग्जाम में बस 1 डेढ़ महीने बच चुके हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, मेरा विश्वास मानो, इट्स नॉट लेट। पूरी एसएसटी के लिए 10 दिन बहुत है अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी। ये लेक्चर आप देखना, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th 18 पॉइंट्स में मैं आपको खत्म करूंगा और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं 100 में से 100 नंबर की गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन 100 में से 90 नंबर की गारंटी मैं इसी लेक्चर से ले सकता हूँ। एक टिप देना चाहता हूँ हिस्ट्री और एसएसटी के लिए कि भाई एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आ रहा हो ना, कुछ भी आ रहा हो, छोड़ना नहीं है भाई। मतलब हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने चीज़ें समझ ली तो आप अपने मन से बहुत कहानियां बना के लिख सकते हो ना। और हिस्ट्री में एसएसटी में ऐसे नंबर्स मिलते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको लग रहा हो ये कंटेंट बहुत कम है, मैं इसी कंटेंट के दम पे मैंने अपने एग्जाम में 90 नंबर लाए थे, ठीक है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल और कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज हम लोग ना क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले ना मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपको ये लग रहा है ना यार कि 7-8 महीने गुजर गए, अब एग्जाम में बस 1 डेढ़ महीने बच चुके हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, मेरा विश्वास मानो, इट्स नॉट लेट। इट्स नॉट लेट, ये मेरा विश्वास मानो, क्योंकि पूरी एसएसटी के लिए 10 दिन बहुत है अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी। 10 दिन बहुत, अभी तो यार 50 दिन है, बहुत कुछ हो सकता है। ये लेक्चर आप देखना, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो ये सबसे बढ़िया बात है। कुछ आता तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ नहीं आता तब तो ये बहुत बढ़िया बात है। ये लेक्चर आप देखना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। दूसरी बात ये है, जो मैं लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये पूरी कहानी के जैसे होगा। ये मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा कि ये रॉलेट एक्ट है, इसके डेफिनेशन ऐसे ऐसे नहीं, मैं आपको पूरी एक कहानी समझाऊंगा। उसके बाद ना मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा जिसमें वो सारी एग्जाम में जैसे जैसे चीजें आती है ना, वो वहां पर लिखा रहेगा, आपको पीडीएफ में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले ये पूरी कहानी सुनो और उसके बाद फिर बताना कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। मेरा विश्वास मानो, ये लेक्चर पूरा देखना और ये पीडीएफ देख लोगे ना, जितने भी क्वेश्चन है फिर आप देख लो, आपसे एक एक क्वेश्चन सब सॉल्व होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है ना, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे देता हूँ आपको। जैसा ना हम लोग आज बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो देश इंडिया है ना, वो बहुत डेवलप्ड हो, वो बहुत पावरफुल देश हो। लेकिन क्या आपको पता है, जो अंग्रेज है ना, उसके आने से पहले अपना देश ऑलरेडी बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल देश था, बहुत ही डेवलप्ड देश था। उसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो, उस टाइम पे दुनिया की इकोनॉमी का 25 से 30% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया से था। आप सोच सकते हो कि 25 से 30% कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया का था। और ये वो टाइम था जब मौर्य अंपायर, गुप्ता अंपायर, मुगल अंपायर और मराठा अंपायर की एकदम वो राज चल रहा था, ठीक है। लेकिन इसके बाद ना जब इंडिया और पावरफुल बनता गया ना, तो बहुत सारी विदेशी ताकतें इंडिया में घुसना शुरू हो गए। उसी तरह से 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई। वो आई तो थी भाई कि हम व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी आर्मी बनाना शुरू कर दिया। और जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी एक जंग हुई ना, उस पर उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया। और यहाँ से शुरू होती है अंग्रेजों का राज का, ब्रिटिश राज का, ठीक है। लेकिन आज तो हमारा देश आज़ाद देश है, हम लोग आज खुली सांस ले सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है अपना। तो ये कैसे हुआ, हमें आज़ादी कैसी मिली, ये पूरी कहानी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th 18 पॉइंट्स में मैं आपको खत्म करूंगा और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं 100 में से 100 नंबर की गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन 100 में से 90 नंबर की गारंटी मैं इसी लेक्चर से ले सकता हूं। और हाँ, ये मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपने कहीं पढ़ा होगा, यही है पूरी हिस्ट्री, यही है क्लास 10 नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप एक बार ये लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ लो, उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन ना बने तब बात करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। जिस तरह से आपको दिख रहा है ना 1 2 3, इसी तरह से 18 पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे चैप्टर खत्म। शुरुआत करते हैं 1914 में ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। और जब भी वर्ल्ड वॉर होती है, लड़ाई झगड़ा होता है दोनों देशों के बीच, बहुत सारे देशों के बीच, तो क्या होता है, जो डिफेंस का खर्चा है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गोली बारूद ये सब चलता है। तो जब खर्चा बढ़ गया ना, तो ब्रिटिश, इस टाइम पे जो इंडिया था ना, वो ब्रिटिश कंट्रोल में था, मतलब अंग्रेजों का राज था देश में। तो फिर उन्होंने क्या किया ना, कि वो लोग कैसे पैसा कमाएंगे, उन्होंने क्या किया कि इंडिया में टैक्सेस बढ़ा दिए, जैसे कि इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज ये सब लगा दिया। और ये सब इतना हुआ ना कि सिर्फ 4 सालों में, मतलब 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, 1918 आते आते तक हर चीज का प्राइस जो है वो लगभग लगभग डबल हो गया। और एक चीज और होता था, जैसे हमारे घरों में बड़े भैया रहते हैं, दीदी रहते हैं, ये सब, तो जितने भी घरों में बड़े भैया लोग रहते थे ना, उनको पकड़ के लेके जाते थे, चलो हम आर्मी ज्वाइन करो और ब्रिटिश के तरफ से लड़ो, हमारे तरफ से लड़ो। तो ये सब चीजें हो रही थी। और उसी टाइम पे क्या हुआ ना, कि फूड क्रॉप्स भी फेल हो गए। फूड क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि खेती बाड़ी जो होती थी ना, वो फेल हो गया। उसका फेल होने का बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि एक तो बहुत जगह पे बारिश हुई, कम हुई, ज्यादा हुई, ये हुआ। दूसरा ना, जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो बहुत ज्यादा दबाव बनाते थे किसान पे कि भाई तुम ना
ये वाली खेती करो, ये वाली मत करो। मतलब जैसे कि वो ये नहीं चाहते थे कि तुम मतलब गेहूँ चावल ये सब की खेती करो, वो चाहते थे कि नील की खेती करो, वो चाहते थे कि कॉफ़ी की खेती करो जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा हो। ये सब रीज़न से ना फूड क्रॉप फेल हो गया जिससे खाने की कमी हो गया। भाई जब गेहूँ चावल ये सब का उत्पादन ही नहीं होगा तो मतलब ऑब्वियसली खाने की कमी हो जाएगी। लेकिन जब 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना तो सबको लग रहा था यार अब तो हालात पहले जैसे नॉर्मल हो जाएँगे, मतलब अब महँगाई जो थी ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, जो खाने की कमी थी ये सारी सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसके बाद ना मैं आपको थोड़ा-सा व्यू गांधी जी के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि इस पूरे पिक्चर में ना गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो 1915 में ना गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं जब वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है और वो आते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह के साथ। सत्याग्रह का आइडिया लेकर आते हैं। अब ये सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है सच्चाई के लिए लड़ना विदाउट एनी वायलेंस, मतलब हक की लड़ाई लड़ना। बस जहां भी गलत हो रहा होता है ना वहां पे गांधी जी लड़ते थे, लेकिन अहिंसा नहीं पसंद था गांधी जी को। गांधी जी को लड़ाई झगड़ा वायलेंस नहीं पसंद था। ये गांधी जी की एकदम कोर फिलॉसफी थी, ठीक है। वो उन्होंने एकदम लड़ाई झगड़ा ये सब पसंद नहीं था। वो शांति से प्रोटेस्ट करके हर चीज जीतना चाहते थे, ठीक है। तो और ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेसिस्ट रिजीम के लिए अगेंस्ट काम किया था। रेसिस्ट रिजीम का मतलब होता है कि जो काले होते हैं ना, काले लोगों के साथ बहुत ज्यादा वहां पे भेदभाव होता था, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और जब वो इंडिया आए ना तो अपने इसी आइडिया को बहुत जगह देश में फैलाना शुरू किया उन्होंने, है ना, छोटे छोटे शहरों में। उसका एक एग्जाम्पल है कि 1917 में ना चंपारण सत्याग्रह किया उन्होंने। चंपारण बिहार का एक जगह का नाम है। चंपारण में क्या हुआ था ना, वही प्लांटेशन सिस्टम का विरोध किया। मतलब प्लांटेशन क्या था, वही कि किसानों पे दबाव बनाना कि भाई तुम इसकी खेती करो, उसकी खेती ना करो। वो फायदे वाली चीजों के लिए खेती करने के लिए प्रेशर बनाते थे किसानों पे, उसी को कहते हैं प्लांटेशन। तो उसका विरोध किया गांधी जी ने। फिर सेम 1918 में ना अहमदाबाद गुजरात में जितने भी कपड़ों की फैक्ट्री थी ना, वहाँ जो लोग काम करते थे ना, वर्कर्स, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम थी। तो गांधी जी ने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई कि भाई की सैलरी इनकी बढ़ाओ। तो ये दो सत्याग्रह उन्होंने करे थे, ठीक है। और और जब देख रहे थे, जब अंग्रेजों ने देखा यार ये तो बहुत ज्यादा, ये गांधी जी अपने आइडिया को बहुत तेजी से इधर उधर फैला रहे हैं, तो उन्होंने ना 1919 में एक कानून लाया, एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट में क्या होता था, रॉलेट एक्ट में ना ब्रिटिशर्स के पास ये पावर थी कि वो किसी भी इंडियन नेता को गिरफ्तार कर सकते हैं 2 साल के लिए बिना किसी गलती के। मतलब कोई गलती करना जरूरी नहीं, मेरा मन किया मैं गांधी जी को अरेस्ट कर लूंगा 2 साल के लिए, ये ऐसा उन्होंने एक्ट पास किया था। अब इस एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने एक सत्याग्रह लॉन्च किया जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। इस सत्याग्रह में क्या हुआ ना कि लोगों ने दुकानें बंद कर दी, रैलीज निकली और लोग स्ट्राइक पर चले गए। अब यही चीज में होता है, ये मैंने कहानी जैसे समझा है, लेकिन अगर यही पॉइंटर्स में लिखा होगा ना तो वहां पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह में क्या हुआ था। तो वहां पॉइंट नंबर 1 की दुकानें बंद हुई, रैलीज निकली, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 लोग स्ट्राइक पर चले गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो पीडीएफ जरूर पढ़ना, ठीक है। और इस सिचुएशन को रोकने के लिए कि भाई ये तो रॉलेट सत्याग्रह का जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया। और मार्शल लॉ क्या होता है कि जो भी मिलिट्री का जो सबसे पावरफुल आदमी होता है ना, जो मिलिट्री का हेड होता है ना, उसको देश का, गवर्नमेंट का हेड बना दिया जाता है। मतलब वो अब देश वो चलाएगा। और उस टाइम ये जिम्मेदारी मिली जनरल डायर को। और ये जनरल डायर कैसा आदमी था मैं आपको आगे समझाता हूँ अभी, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को ना बैसाखी का मेला लगा हुआ था जलियांवाला बाग अमृतसर में, एक जगह का नाम है। वहां पे जनरल डायर पहुंच गया और उन्होंने क्या करा, सारे एग्जिट गेट्स को बंद कर दिया और खुले में धुएंधार गोलियों की बौछार कर दी। मतलब सोचो, बंद कर दिया उन्होंने और बहुत सारी गोलियां चलाई। और उस गोलियों में ना, उस गोलियों से 400 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि 1000 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ऐसा किया उन्होंने, और ऐसा उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि इंडियंस के अंदर डर बना रहे हैं, इंडियंस ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह ये सब नहीं करे, घर में रह के एकदम दब कर रहे हैं। लेकिन इंडियंस को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने क्या करा ना, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं इन सब पे अटैक करना शुरू कर दिया। और जैसा मैंने आपको कहा था, गांधी जी को अहिंसा बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने देखा कि यार जब लोग एकदम एकदम गुस्सा हो गए, लोग एकदम प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट नहीं, जब लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह बंद कर दिया। ये था रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। और फिर ना गांधी जी ने ना एक हिंद स्वराज बुक लिखी। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेज है ना, ये हम पे तभी राज कर पा रहे हैं जब इंडियंस उनको अलाउ कर रहे हैं। अगर इंडियंस ने उनको कॉपरेट करना बंद कर दिया अंग्रेजों का ना, तो 1 साल के अंदर अंदर ये ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। और इसी आइडिया के साथ उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्लान बनाया। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन, कॉपरेट का मतलब होता है साथ देना, नॉन कॉपरेट का मतलब हम साथ नहीं देंगे। और ये जो मूवमेंट है ना, ये शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का देहांत हो गया था। ये थोड़ा एक फैक्ट है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्लान बनाया गांधी जी ने, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का डेथ हो गया
दिया था। और गांधी जी इस बार चाहते थे यार कि हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर इस मूवमेंट का पार्ट बने, इसीलिए उन्होंने ना दो लोगों से मिला, मोहम्मद अली और शौकत अली, और उन दोनों से मिल करके ना उस टाइम पे मुस्लिमों के लिए भी एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, और उन्होंने इनसे मिल करके इन दोनों मूवमेंट को मर्ज कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, और इसका फिर से एक नाम रखा गया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, और ये शुरू हुआ ऑफिशियली जनवरी 1921 में। और इस बार क्या हुआ ना, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिया, और सबका सिर्फ एक ही एम था, स्वराज। स्वराज का मतलब आजादी, इंडिपेंडेंस, ठीक है। और मतलब अब जब देखो आजादी की जब हम बात करते हैं ना, तो हर किसी के लिए आजादी का डेफिनेशन अलग होता है। मेरे लिए आजादी कुछ और हो सकता है, आपके लिए आजादी कुछ और हो सकता है, गांव में लोगों के रहने के लिए आजादी कुछ और हो सकता है। तो ये आजादी का ना बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन भी हुआ। शहरी लोगों पर क्या इफेक्ट हुआ वो हम लोग देखेंगे, गांव पे लोगों पे क्या इफेक्ट हुआ वो हम लोग देखेंगे, किसानों पे क्या इफेक्ट हुआ वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो शहरों में इसका इफेक्ट ये हुआ ना, अर्बन एरियाज में, टाउन्स में इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो बच्चे थे ना, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल का बॉयकॉट कर दिया। जो ब्रिटिश के गवर्नमेंट स्कूल थे उनका बॉयकॉट कर दिया। जो टीचर्स थे, जो लॉयर्स थे, उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया कि हम ब्रिटिश लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। और उन्होंने विदेशी प्रोडक्ट को भी बॉयकॉट कर दिया कि हम लोग देसी चीज यूज करेंगे, अपने अपने देश की बनी हुई चीज यूज करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब ऐसी चीजें हम लोग बात करते हैं ना यार, तो बोलने का तो बोल देते हैं, लेकिन 2-3 महीने में दिखा कि यार अपने इंडिया में तो इतने अच्छे स्कूल है ही नहीं, इंडियन स्कूल इतने अच्छे नहीं है, डेवलप नहीं है। तो लास्ट में बच्चों को फिर वापस से वही करना पड़ गया, वही स्कूल में वापस जाने लग गए। और हम लोगों ने विदेशी प्रोडक्ट बॉयकॉट तो कर दिया था, कपड़े वगैरह बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन जो इंडियन खादी थी ना वो बहुत ज्यादा महंगी थी, कॉस्टली थी, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए फिर धीरे धीरे लोग विदेशी प्रोडक्ट की तरफ चले गए। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट को यूज ना करें, बॉयकॉट कर दे, जैसे चाइनीज फोन को यूज ना करें। लेकिन क्या करें, जो इंडिया में जो फोन बनते हैं ना, जो इंडिया में फोन बनते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं या उतने अच्छे नहीं होते, इसीलिए एट द एंड हमें फिर चाइनीज प्रोडक्ट की तरफ ही जाना पड़ता है। यही वहां पे भी हुआ, लास्ट में फिर लोग, ये जो मूवमेंट था ना ये थोड़ा थोड़ा वीक होने लग गया इन सब चीजों की वजह से। ये आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। तो गाँव में क्या हुआ, गाँव में मैक्सिमम लोग ना खेती बाड़ी किसानी से जुड़े होते हैं, और उस टाइम पे ना एक सिस्टम फॉलो होता था जिनका नाम था बेगार सिस्टम। बेगार सिस्टम ये होता था कि उनसे, किसानों से बिना पैसे दिए काम कराया जाता था। और इन चीजों को लड़ने के लिए बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने ओज किसान सभा बनाई, ठीक है। और वो लोग यही डिमांड कर रहे थे कि बेगार सिस्टम खत्म हो। और लेकिन जब इसी टाइम पे, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज, इन सब का मूवमेंट जब बहुत जोर पे था ना, तो उनके लिए स्वराज और आजादी का मतलब यही हो गया कि बेगार सिस्टम खत्म हो जाए। और इसी टाइम पे क्या हुआ ना, लोकल लीडर्स जो छोटे मोटे नेता होते थे ना, उन्होंने गांव में इन्फ्लुएंस ये कर दिया कि गांधी जी ने हमें ये कहा कि हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है ना, कि गलत फहमी फैलाई गई, तो इसकी वजह से भी ना, लेकिन गांधी जी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था कि टैक्स मत दो, ये मत दो, लेकिन लोकल लीडर्स ने गांधी जी के आइडिया को ना थोड़ा मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। इस वजह से ना गांव में भी ये वाला जो पूरा मूवमेंट है थोड़ा कमजोर पड़ने लग गया। अब बात करते हैं प्लांटेशन वर्कर्स पे इस मूवमेंट का क्या इफेक्ट हुआ। उससे पहले ये समझते हैं कि प्लांटेशन वर्कर्स बोलते किसको है। तो यार जब बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े पैमाने पे खेती वगैरह होती है ना, और वहां जो लोग काम करते हैं ना, उनको कहते हैं प्लांटेशन वर्कर्स। तो उस टाइम पे मोस्टली ये ब्रिटिश लोगों के अंदर ही बहुत बड़े बड़े लेवल पे खेती होती थी, जहां एक ही चीज को बहुत बड़े पैमाने पे उगाया जाता था। वहां जो लोग काम करते थे ना, उनको कहा जाता था प्लांटेशन वर्कर्स। उनके लिए ना वहां पे उस टाइम पे एक एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। जो एक्ट ये कहता था कि तुम उस जगह को छोड़ के तुम घर नहीं जा सकते अपने, या तुम कहीं भी नहीं जा सकते। और उस पर बहुत ज्यादा जुल्म होते थे इन लोगों के लिए। तो जब ये मूवमेंट शुरू हुआ ना, कॉपरेशन मूवमेंट, इन लोगों को लगा कि यार अब तो गांधी राज आ चुका है, अब हम लोग अपने घर जा सकते हैं। इन्होंने अपने आप ही ऐसा सोच लिया, और ये लोग अपने घर जाने लगे। और जब घर जाने लगे ना, तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया और इनको बहुत पीटा, क्योंकि इन्होंने ये एक्ट का विरोध किया था। इनको लग रहा था कि भाई गांधी राज आ गया, ये एक्ट खत्म हो गया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और जब इंडियंस पे इतना ज्यादा जुल्म हो रहा था ना, तो इंडियंस के अंदर ना बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। और इसी गुस्से में आकर कुछ लोगों ने क्या किया, फरवरी 1922 को एक पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। और इसमें पता है 22 पुलिस वालों की जान चली गई। और इसी इंसिडेंट को कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। और इस इंसिडेंट के बाद ना गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि 22 पुलिस वाले की जान चली गई, ये गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि आगे जब भी वो कोई बड़ा मास लेवल का मूवमेंट करेंगे ना, तो उससे पहले वो इंडियंस को एजुकेट करेंगे। तो इसी के साथ उन्होंने ये मूवमेंट बंद कर दिया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 1 अगस्त 1920 जब ऑफिशियली ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था ना, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का डेथ हो गया था। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और फिर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बंद हो गया ना, तो फिर कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि अगर हमें ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है, तो हमें पार्लियामेंट में जाकर लड़ना पड़ेगा, उनकी असेंबली में जाकर लड़ना पड़ेगा। इसी सोच के साथ CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और इस पार्टी को याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि उनका मानना था कि हमें आजादी मूवमेंट से प्रोटेस्ट करके ही लेनी है, हमें ऐसे आजादी नहीं लेनी है, ठीक है। तो जो पार्टी बनी थी ना, स्वराज पार्टी, तो उनमें से कुछ लोग सेंट्रल
लेजिस्लेटिव असेंबली पहुंचे और वहां पे उन्होंने 1919 का जो रॉलेट एक्ट था ना उसके कुछ ड्रॉबैक को एक्सपोज कर दिया। तो उसके बाद ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है हम इसका कुछ रिफॉर्म लाएंगे। उसके लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसका नाम दिया गया साइमन कमीशन, और इसमें टोटल 7 लोग थे और इसका चेयरमैन का जो नाम था, इसका जो हेड था उसका नाम था सर जॉन साइमन। लेकिन इस पूरे कमीशन में कोई भी इंडियन आदमी नहीं था यार। अब इसमें ये सुनकर तो लोगों में गुस्सा आएगा ही। तो इसके लिए ना बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए इंडिया भर में। तो लाहौर में एक प्रोटेस्ट हुआ था इसके अगेंस्ट और वहां पे ना लाठी चार्ज हो गई, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय बहुत ज्यादा जख्मी हो गया और बाद में इनका इनका जो है डेथ हो गया। ठीक है। और एक इंसिडेंट और हुआ कि 1929 में ना एग्रीकल्चरल जो फूड्स थे ना उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गई, जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत देश में बढ़ गई। और जब ये दो मुद्दे मतलब साइमन कमीशन का मुद्दा और जब इतनी ज्यादा पॉवर्टी बढ़ गई क्योंकि टैक्सेस वगैरह ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे, तो इन दोनों चीजों से परेशान होकर के गांधी जी ने वापस से एक मूवमेंट का प्लान बनाया जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस मूवमेंट के अंदर लोगों को ना गवर्नमेंट के रूल को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करना नहीं होता। लेकिन गांधी जी ने ना इस मूवमेंट को शुरू करने से पहले अपनी 11 डिमांड रखी लॉर्ड इरविन के सामने, जैसे कि नमक को खत्म कर दिया जाए, इसी तरह से 11 डिमांड्स थे। लेकिन लॉर्ड इरविन ने कहा ये तो तुम फालतू की बातें कर रहे हो, ये तो बकवास कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर ना गांधी जी ने फिर से एक लेटर लिखा कि भाई देख लो, अगर 11 मार्च 1930 से पहले मेरी डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो मैं ये मूवमेंट शुरू करने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें जो करना कर लो, मैं तो ये 11 डिमांड नहीं फॉलो करने वाला हूँ। इसके बाद गांधी जी वापस से मैदान में उतर गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया और इस मूवमेंट का सिंबल उन्होंने नमक को बनाया। नमक को इसलिए बनाया क्योंकि उस टाइम पे ना नमक हर कोई यूज करता था, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और हर कोई इसके लिए टैक्स भी देता था। और उस टाइम पे ना एक रूल था गवर्नमेंट का कि आप प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते नमक की। तो गांधी जी ने कहा भैया अब तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर चुके हैं, अब हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे, हम तुम्हारी बात को नहीं फॉलो करेंगे। और उन्होंने क्या करा कि 78 वॉलंटियर्स के साथ, मतलब कि 78 लोगों के साथ 400 किलोमीटर तक उन्होंने पैदल चला फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। और उन्होंने ना इस पूरे पैदल यात्रा में उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा समझाया, लोगों को अपने आइडियाज को स्प्रेड किया। और वो चाहते थे कि इस बार ये मूवमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, और हुआ भी ऐसा ही। ये मूवमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ और ना उस साल, जिस साल इन्होंने ये मार्च ये सब किया था, उस साल नमक की सबसे ज्यादा इलीगल मैन्युफैक्चरिंग हुई और लोगों ने नमक के लिए टैक्स देना बंद कर दिया। ठीक है। अब अंग्रेजों ने देखा यार ये गांधी जी तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, फिर से इनका मूवमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने लग गया। तो उन्होंने इस बार इसको रोकने के लिए 60,000 से ज्यादा इंडियंस को गिरफ्तार कर लिया, उसमें गांधी जी भी एक थे। फिर बाद में ना गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें लॉर्ड इरविन ने कहा कि भाई देख तू ये मूवमेंट वगैरह खत्म कर, मैं 60,000 लोगों को छोड़ दूंगा। गांधी जी ऐसा चाहते तो नहीं थे, लेकिन यार उनके मतलब उन्होंने देखा यार 60,000 लोगों को छोड़ देंगे, तो उन्होंने सोचा ठीक है यही कर लेते। बट उन्होंने ना एक शर्त रखी लॉर्ड इरविन से, भाई देख मैं ये मूवमेंट खत्म करूंगा लेकिन मेरे बीच, मेरे कांग्रेस पार्टी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना इनके बीच एक टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगवा जिसमें इंडियंस की भलाई के लिए कुछ डिसीजन लिए जाए। लॉर्ड इरविन ने कहा भाई ठीक है। तो ये जो समझौता हुआ ना, इसी समझौता को कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो लंदन में ना एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू गए थे, लेकिन यहाँ भी इंडियंस के लिए कुछ भी अच्छा डिसीजन नहीं हुआ, कुछ भी फ्रूटफुल डिसीजन नहीं हुआ। तो वापस से गांधी जी और सरोजिनी नायडू ये दोनों वापस उदास होकर वापस आ गए और गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। लेकिन इस बार इनको लोगों का साथ नहीं मिला, मतलब लोगों ने इस बार इनका साथ नहीं दिया और ये मूवमेंट 1934 तक एकदम लूज कर चुका था अपना मोमेंटम, मतलब एक तरह से खत्म हो चुका था। ये था पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, मतलब कि इंडियंस के अंदर देशभक्ति की फीलिंग कैसे आई। उससे पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे भैया पिछली स्लाइड में तो एक अलग ही दुनिया का जिक्र हो रहा था, यहाँ कैसे आ गए। भाई एग्जाम में जितना आता था उतना मैंने समझा दिया। वैसे भी अगर आप 200 सालों का संघर्ष अगर आप 20-25 मिनट में समझोगे तो थोड़ा ऐसा तो होगा, लेकिन एग्जाम में जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे है। उसका दो बड़े रीजन थे, पहला यूनाइटेड स्ट्रगल, दूसरा कल्चरल प्रोसेस। यूनाइटेड स्ट्रगल का मतलब हुआ कि जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई ना 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, जितने भी प्रोटेस्ट हुए, जितने भी मूवमेंट हुए, सब में ना हिंदू मुस्लिम लोग सब लोग मिल करके लड़ रहे थे। तो उससे यूनाइटेड स्ट्रगल जब होता है ना तो लोगों के अंदर एक देशभक्ति की फीलिंग आ जाती है। दूसरा रीजन था कल्चरल प्रोसेस, मतलब कल्चरली बहुत चीजें की गई, जैसे कि सॉन्ग्स बनाए गए, एलोगरीज का यूज हुआ, बुक्स का यूज हुआ और प्लेस का यूज हुआ। जैसे बंकिम चंद्र जी ना भारत माता की एक एलोगरी बनाए जिसमें ना लोगों को ये दिखाया गया कि देखो हमारी भारत माता है, हमें इसकी रक्षा करनी है। ठीक है। एक तो वो हुआ। इसी फिर बंकिम चंद्र जी ना वंदे मातरम का स्लोगन इन्होंने ही दिया था और जो हर मूवमेंट में यूज होने लग गया। बाद में इसका गाना भी बना और वही गाना आज हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है। ठीक है। अब 1931 में ना महात्मा गांधी जी ने और कांग्रेस ने मिलकर के इंडियन फ्लैग बनाया। इंडियन फ्लैग में ऊपर ऑरेंज कलर होता है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, मतलब हिम्मत, करेज,
और व्हाइट का मतलब होता है शांति, और ग्रीन का मतलब होता है फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, ये रिप्रेजेंट करता है। और जो बीच में 24 चक्र है ना, वो बुद्धिस्ट धर्म चक्र को रिप्रेजेंट करता है। इन सब चीजों ने ना देशभक्ति की फीलिंग को मजबूत किया लोगों के अंदर। और जब नेशनलिज्म की फीलिंग एकदम पीक पर थी ना, तो गांधी जी ने वापस से एक मूवमेंट शुरू किया, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये मूवमेंट एकदम डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया इस चैप्टर में, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और ये मूवमेंट, भारत छोड़ो मूवमेंट, इतना सक्सेसफुल हुआ ना कि फाइनली 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ, अंग्रेज छोड़कर चले गए। और जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को एक भाषण दिया पार्लियामेंट में, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और ये भाषण का नाम था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, याद रखिएगा। और इसी आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू अपने देश के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो भाई फाइनली खेला हो गया खत्म, अब आप लोग जाके सो सकते हो। एक बार मैं आपको एक चीज कहता हूँ, एक बार अपना इस लेक्चर को 2x में देख लीजिएगा, तो थोड़ा आपको और चीजें रिवाइज हो जाएगी। उसके बाद आप पीडीएफ में जो मैं नोट्स दूंगा ना, उसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा कि एग्जाम में कैसे आता है, कैसे लिखा जाता है, वो हो गया। उसके बाद ना आप जितने भी क्वेश्चन बनाओगे ना, सब क्वेश्चन बन जाएंगे, सब क्वेश्चन का आंसर आपको याद होगा। एक टिप देना चाहता हूँ हिस्ट्री और एसएसटी के लिए, कि भाई एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आ रहा हो ना, कुछ भी आ रहा हो, छोड़ना नहीं है भाई। मतलब हिस्ट्री एक ऐसी चीज है, अगर आपने चीजें समझ ली तो आप अपने मन से बहुत कहानियां बना के लिख सकते हो ना। और हिस्ट्री में, एसएसटी में ऐसे नंबर्स मिलते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको लग रहा हो ये कंटेंट बहुत कम है, मैं इसी कंटेंट के दम पे मैंने अपने एग्जाम में 90 नंबर लाए थे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो एकदम टेंशन मत लो, जो भी क्वेश्चन आए उसका ना एकदम बड़ा, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा भरने भाई, अगर सत्याग्रह, तो अपने मन बढ़ा कहानी बना देना। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नंबर मिल जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो कुछ भी छोड़ के मत आना, जितना भर सकते हो, क्योंकि यार ये कहानी, इसमें कुछ लॉ वगैरह थोड़ी है कि एकदम कुछ लॉ का टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते हो। यहाँ तो भाई अगर मुझे बोला गया कि अपनी मम्मी के बारे में लिखो, मैं 2 लाइन में भी लिख सकता हूँ, 10 लाइन में भी लिख सकता हूँ। तो आपको चीजें समझ में आ गई ना, कि जुल्म होता था, जुल्म है, और 4 लाइन और जोड़ दो जुल्म में, कि भाई जुल्म ऐसे भी होता था, जुल्म ऐसे भी होता था। ठीक है, समझ गए ना। मोटा मोटी आपको अगर थोड़ी सी चीजें दिमाग में याद है ना, तो आप जाके वहां पे कुछ भी मतलब अपनी कहानी बना के लिख दो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर 4 नंबर मिल ही जाएंगे। बोर्ड में ना एग्जाम नंबर देने के लिए मर रहे हो, तो ले नंबर, ले नंबर, ले नंबर, कुछ लिख के तो आओ जरूर।